हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश कुमार और मैं आप सभी का आपके अपने चैनल SR स्टडी 1984 में आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। और देखिए, जो मेरा आज का टॉपिक है वो है 1909 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। तो देखिए, 1909 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के द्वारा ब्रिटेन की सरकार ने क्या प्रावधान किए थे उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो देखिए, इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, यह प्रश्न जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है कि 1909 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम को और किस नाम से जानते हैं। देखिए, 1909 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि उस समय जो लॉर्ड मार्ले थे, देखिए मार्ले और मिंटो ये दो व्यक्ति थे और उस समय लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे। ठीक है, उस समय लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे। ठीक, लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड मिंटो उस समय भारत के वायसराय थे। तो इन दोनों के समय में, मार्ले और मिंटो इन दोनों व्यक्तियों के समय में यह 1909 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम आया था। तो इसी कारण से इसको मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। देखिए, इस अधिनियम ने केंद्रीय और विधान परिषदों के आकार में व्यापक वृद्धि की। ठीक है, इस अधिनियम ने केंद्रीय और जो विधान परिषद थी उनके आकार में बहुत बड़ी वृद्धि की। केंद्रीय परिषद में सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। केंद्रीय परिषद में सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई, जबकि प्रांतीय विधान परिषद में इनकी संख्या अलग अलग थी। ठीक है, देखिए, केंद्रीय परिषद जो है यह आपकी एक केंद्रीय संस्था थी। ठीक है, ये एक केंद्रीय विधायिका थी। ये केंद्रीय परिषद ये क्या थी? ये थी उस समय केंद्रीय विधायिका। और प्रांतीय विधान परिषद ये क्या है? ये है एक प्रांतीय विधायिका। ठीक है, तो केंद्रीय परिषद में सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई थी, जबकि प्रांतीय विधान परिषद में इनकी संख्या अलग अलग थी। अब देखिए, उसके बाद में हम जान लेते हैं ये देखिए, इसका पॉइंट नंबर 3 देख लेते हैं हम यहाँ पर। अब भारतीयों को वायसराय की कार्यपालिका परिषद में नियुक्त किया जाने लगा था। ठीक है, देखिए, भारतीयों को पहले समय में 1909 ईस्वी से पहले वायसराय की जो कार्यपालिका परिषद होती थी उसमें कोई भी भारतीय को नियुक्त नहीं किया जाता था। किसी भी भारतीय को नियुक्त नहीं किया जाता था। लेकिन 1909 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के द्वारा वायसराय की जो कार्यपालिका परिषद थी उसमें भारतीयों को भी नियुक्ति मिलने लगी। और देखिए, ये प्रश्न जो है कई बार परीक्षा में पूछा गया है और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखिए, ये प्रश्न है सत्येंद्र प्रसाद वायसराय की कार्यपालिका परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय थे। ठीक, जो सत्येंद्र प्रसाद थे वे वायसराय की कार्यपालिका परिषद में
शामिल होने वाले प्रथम भारतीय थे। अब देखिए उसके बाद में इसके आगे ये चौथा पॉइंट है, इसको और देख लेते हैं। और देखिए चौथा पॉइंट परीक्षा की दृष्टि से वेरी 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 इम्पोर्टेंट है। तो ये देखिए ये चौथा जो पॉइंट है इसको आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लेना है। देखिए इस अधिनियम ने पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया था। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्य का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। तो देखिए 1909 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के द्वारा मार्ले और मिंटो इन दो व्यक्तियों ने पृथक निर्वाचन प्रणाली को शुरू किया था और ये प्रणाली मुस्लिमों के लिए शुरुआत की थी और उसने मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया था। इसके अंतर्गत मुस्लिम जो सदस्य थे उनका चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। तो इसी कारण से लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। तो देखिए ये प्रश्न आपका परीक्षा में कभी भी आ सकता है कि किस अंग्रेज अधिकारी को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में जाना जाता है। तो देखिए आज मैंने आपको 1909 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम के बारे में पढ़ाया। उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा बताई गई बातें आपको काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।